खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों से बात करने वाला हूँ मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट साल 2019 में पूछे गए एसएसटी के सवालात के साथ। एसएसटी जैसे सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, जनरली सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चंस होंगे। इस वीडियो में कुल 20 क्वेश्चन होंगे जो कि साल 2019 में पूछे गए क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक। ये एरिया या ये क्वेश्चंस स्पेसिफिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल स्टडीज़ ग्रुप से एंट्रेंस देना चाहते हैं। सोशल स्टडीज़ ग्रुप से कौन कौन से लोग एंट्रेंस देंगे, अगर इसके बारे में थोड़ा सा समरी के तौर पर मैं बताऊं बहुत ही शॉर्टकट में, तो जिन लोगों का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या फिर अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट्स, जिस तरह से उर्दू को एग्जेप्ट उर्दू यहाँ रखते हैं, उर्दू छोड़ के, क्योंकि उर्दू के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हल कर चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा जो हिंदी हैं, इंग्लिश हैं या फिर साइकोलॉजी, सोशलॉजी या अदर किसी स्ट्रीम से हैं, फ़िलासफ़ी से हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज़ ग्रुप आता है। तो ये बहुत ही वाइड ग्रुप है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि मानू में सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी एक सब्जेक्ट के लिए है तो वो सोशल स्टडीज़ ग्रुप के लिए ही है। सोशल स्टडीज़ ग्रुप की सीटें सभी अदर सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि साल 2019 में पूछे गए बीएड रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट में सोशल स्टडीज़ के क्या सवालात थे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबों से कि अगर अभी तक आप सब ने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप किसी भी नोटिफिकेशन से या किसी भी न्यूज़ से अपडेट रहें। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 या इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, झैल में से कौन मादी वसाइल है। मादी वसाइल मीन्स मादा कहते हैं मटेरियल को, तो मादी वसाइल मटेरियलिस्टिक रिसोर्स कौन से हैं। ऑप्शन ए मुअल्लिम, बी तख्त-ए-स्याह, सी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी में मुअल्लिम और तख्त-ए-स्याह दोनों को बताया गया है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ टीचर। हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, नॉन रिन्यूएबल यानी गैर काबिल तजदीद वसाइल कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, सी कोयला या फिर डी चांदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी कोयला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है नॉन रिन्यूएबल, कोई ऐसा आप वसाइल बताइए जो दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता हो, सिर्फ वन टाइम यूज़ हो, तो वो है कोयला। क्योंकि लोहा जो है, लोहा को हम कई मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लोहा में जो जंग लग जाता है तो फिर सबको जमा करके फिर से हम उसकी कोई अलग चीज़ बना देते हैं। या फिर सोना हो गया, सोने को भी हम कई शेप में ढाल के कई सारी चीज़ें बनाते हैं। या फिर चांदी हो गया, चांदी का भी हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। चांदी एक मरतबा बस सब सारा बिखर जाता है, फिर से सबको जमा करके हम एक नई चीज़ बना सकते हैं। लेकिन कोयला जो है एक मरतबा जल गया तो वो जलकर राख हो गया, इससे हम फिर से दोबारा कोयला नहीं बना पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ज़मीन अपने महवर पर घूमती है। अपने महवर जिसे हिंदी में अक्ष कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो किस डायरेक्शन में, किस सिमत में ज़मीन अपने महवर पर घूमती है। हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए मशरिक़ से मगरिब की तरफ, ऑप्शन बी मगरिब से मशरिक़ की तरफ, ऑप्शन सी शुमाल से जुनूब की तरफ, या फिर ऑप्शन डी ए और बी तीनों, यानी तीनों सही होगा। तो नहीं, तीनों के तीनों तो सही नहीं होगा, बल्कि कोई इसमें से एक ही सही जवाब है। लेकिन यहाँ कुछ टर्म्स आए हुए हैं, नहीं उर्दू के खालिस उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मशरिक़, मगरिब,
शुमाल और जुनूब। तो मैं उसे समझाता चलूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में जब भी हम डायरेक्शन लिखते हैं तो हम 4 डायरेक्शन बनाते हैं। जो सबसे ऊपर वाला साइड होता है उसे हम एक एरो दे कर के इन लिख देते हैं कि ये साइड हमारा नॉर्थ का हो गया, ऊपर जो है वो नॉर्थ है। अब उसके बाद अब हम इसमें नीचे हम अदर जो साइड्स हैं उन साइड्स को लेंगे। तो जो दाहिने तरफ होगा ये होगा ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट, और ऊपर तो नॉर्थ है ही, फिर भी हम लिख देते हैं, और नीचे साउथ। अब हम जानते हैं कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। ईस्ट को मशरिक कहते हैं, वेस्ट को मगरिब कहते हैं, नॉर्थ को शुमाल कहते हैं, और साउथ को जुनूब। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सारे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप समझ गए कि किसे कहते हैं। यानी पूरब को मशरिक कहते हैं, पश्चिम को मगरिब कहते हैं, उत्तर को शुमाल कहते हैं, और दक्षिण को जुनूब कहते हैं। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया। तो अब ज़मीन अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है, तो इसका जो सही जवाब है, तो ज़मीन अपने अक्ष पर कभी भी काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। जिस तरह से यहाँ अगर नॉर्थ पोल पे यहाँ नॉर्थ के साइड में दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, तो उसकी घड़ी की जो सुई होगी वो कौन से साइड में जाएगा, तो क्लॉकवाइज होगा, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब बोलेंगे तो घड़ी की जो सुई है, घड़ी की जो कांटा है, वो इसके विपरीत दिशा में, उसके उल्टे तरफ जा रही है। तो ज़मीन अपने अक्ष पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। ज़मीन या कसरे अर्ज़ के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ज़मीन या कसरे अर्ज़ के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, उस जवाब को समझने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि ये क्रस्ट या कोर या मेंटल है क्या। हमारे पास एक फ़ोटो है, जिस फ़ोटो को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा वेट लग रहा है। फ़ोटो ऐड तो किया था, फ़ोटो पता नहीं कहाँ चला गया, सॉरी। चलिए मैं आपको यहीं बताता चलूँ कि ज़मीन या कसरे अर्ज़ के परत क्या क्या। तो उनमें से तो उनके 4 परत होते हैं। मीन्स अगर हम एक नॉर्मली हम इसे समझ लें, ये ज़मीन है या अर्थ है, तो उसमें से अगर जो एक यहाँ उसके सेंटर है, सबसे अंदर है, तो उसके बाद हम उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। ऐसे करके हम ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मीन्स कि इसके अगर हम इसके 4 हिस्से हम कर दिए, तो उनमें से जो सबसे अंदर जो होता है उसे हम इनर कोर कहते हैं, उसके ऊपर जो होता है आउटर कोर कहते हैं, और जो बाहर है वो लोअर मेंटल, फिर उसके बाद अपर मेंटल, और जो सबसे बाहर होता है, जो सबसे बाहर कह ले या सबसे ऊपर जो कह ले, तो ये हो जाएगा इसका क्रस्ट। अब हमें नीचे और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज़मीन या कसरे अर्ज़ के सबसे ऊपरी परत को, तो उसे हम क्रस्ट कहते हैं। जैसे हमें इसे पूरे एक ज़मीन माना गया, तो इसमें ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही क्रस्ट कहलाएगा। आप इसके लिए यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन ए क्रस्ट। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सूरज के सबसे करीब का सैयारा क्या है। सूरज के सबसे करीब का सैयारा क्या है, यानी गैलेक्सी सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारा प्लानेट सिस्टम, उसमें से सबसे सूरज से सबसे करीब कौन सा है। ऑप्शन ए ज़ोहरा यानी वेनस, बी
ज़मीन यानी अर्थ, ऑप्शन सी तारद यानी मरकरी, और डी मरीख यानी मार्स। तो इस सवाल के सही जवाब देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो हम गैलेक्सी सिस्टम या आकाश गंगा या कहकशां का निज़ाम जो हम बोलते हैं, उनके उर्दू टर्म्स क्या है। तो हम यहाँ करीब और बाईद यानी नज़दीक से पूछा गया, इस वजह से हम नज़दीक से सूरज से सबसे नज़दीक से दूर बढ़ते हुए सीरीज़ को, बढ़ते हुए सिलसिला को ही हम बताएंगे कि जो सूरज हो गया, मानते हैं यहाँ पे ये सन है, तो इससे सबसे करीब क्या है। तो सन से सबसे करीब मरकरी है। मरकरी को हम क्या कहते हैं, अतारद कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वेनस है, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ोहरा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ज़ोहरा नीचे लिखा हुआ है। वेनस के बाद अर्थ आता है, तो अर्थ को हम सब जानते हैं ज़मीन है, हम नंबर दे देते हैं। चौथे नंबर पर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आता है। क्या, मार्स। तो मार्स के लिए यहाँ मरीख कहते हैं। फिर पाँचवें नंबर पर जुपिटर आता है। जुपिटर, तो जुपिटर को क्या कहते हैं, जुपिटर ऑप्शन में नहीं, तो जुपिटर को मुश्तरी कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो है सैटर्न। छठे नंबर पर सूरज से जो छठे नंबर की दूरी पर वो है सैटर्न। सैटर्न को उर्दू में ज़ुहल कहते हैं। और जो सातवें नंबर पर है, थोड़ा सा बोर्ड भर गया, इसको हम कम कर देते हैं। सातवें नंबर पर जो आया आपके लिए वो है यूरेनस। यूरेनस को उर्दू में भी यूरेनस ही कहते हैं। आठवें नंबर पर नेपच्यून, उसको भी उर्दू में नेपच्यून ही कहते हैं। तो चलते हैं, आपने उर्दू टर्म सबके समझ गए होंगे कि 8 जो हैं उन्होंने क्या क्या कहते हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि सूरज से सबसे करीब का सैयारा कौन सा था। तो हम बता सकते हैं कि सूरज से सबसे करीब का सैयारा मरकरी यानी अतारद है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। मोहनजोदड़ो किस मुल्क में वाक़ है। मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो भी पढ़ते हैं, वो किस मुल्क में है। ऑप्शन ए हिंदुस्तान, बी नेपाल, सी भूटान और डी पाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी पाकिस्तान है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है, तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा हम और डिटेल्स में बहस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मुल्क चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है। चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान, ऑप्शन ए चाइनीज़, बी इंग्लिश, सी मैंडेरिन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी मैंडेरिन है। चीन का जो नेशनल लैंग्वेज है या सबसे ज़्यादा चीन में जो ज़बान बोली जाती है वो है मैंडेरिन। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है या और डिटेल्स में किसी क्वेश्चन को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस क्वेश्चन पर फिर और डिटेल्स में अगली वीडियो में बात कर सकूं। क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और वो अलग हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से गुजरते हुए बांग्लादेश तक जाती है। तो लेकिन अलग अलग सूबों में अलग नाम से जाने जाते हैं, तो बांग्लादेश में जाकर उसका नाम बदल जाता है। वो क्या होता है। ऑप्शन ए मेघना, बी पद्मा, सी जमुना या फिर डी ब्रह्मपुत्रा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किस मुल्क की हदूद नेपाल के हदूद से नहीं मिलती। यानी नीचे जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन से कंट्री का बॉर्डर नेपाल के बॉर्डर से टच नहीं करता है। ऑप्शन ए चीन, बी बांग्लादेश, सी हिंदुस्तान या फिर डी बर्मा। तो इस सवाल के सही जवाब होने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बांग्लादेश और बर्मा ऐसे दो कंट्री हैं जिनमें से इन दोनों कंट्री का बॉर्डर नेपाल को टच नहीं करता है, इसलिए इसके यहाँ दोनों जवाब सही होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।
वास्को डिगामा भारत के कालीकट में किस सन में दाखिल हुआ था? वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से आने वाला सबसे पहला यूरोपियन था। वो कालीकट, भारत के कालीकट के बंदरगाह पे आया था। तो कब आया था? ऑप्शन ए 1497, बी 1598, सी 1398 या फिर डी 1498। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1498। कब? 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के कालीकट पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान के किसानों को कौन से फसल उगाने के लिए मजबूर किया? अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर अलग अलग तरह के जुल्म करते थे। उनमें से एक जुल्म उनका ये भी था कि वो हिंदुस्तानी किसानों को ख़ास किस्म के फसल उगाने के लिए मजबूर किया करते थे। वो कौन सा फसल था? ए चावल, बी गंदम, सी नील या फिर डी चना। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, उसको बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ताल्लुक़, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी की शुरुआत गांधी जी ने चंपारण, बिहार के चंपारण ज़िला से की थी। तो हिंदुस्तान के चंपारण ज़िले में गांधी जी किस लिए आए थे? क्योंकि वहाँ के किसानों पर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और वो ज़बरदस्ती किया करते थे कि वो कम से कम 1/3 हिस्से में, जितनी भी उनकी ज़मीनें हैं उनमें से 1/3 हिस्से में नील की खेती ज़रूर करे। तो उसी के बारे में बात करने के लिए वो हिंदुस्तान भारत चंपारण गांधी जी पहली मरतबा आए थे। तो इसे एक क्वेश्चन आपको और भी मिल गया कि गांधी जी ने आज़ादी की शुरुआत कहाँ से की? वो चंपारण से। चंपारण में किस सिलसिले में आए थे? तो वो नील की खेती। और इस क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर भी है ऑप्शन सी 61, ऑप्शन सी नील। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 1857 की पहली जंग आज़ादी की क़यादत किसने की? 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी, जिसे रिवोल्यूशन या क्रांति भी कहते हैं, उसकी क़यादत वो किसके लीडरशिप में, किसके अंडरशिप में लड़ी गई थी? ए झांसी की रानी, बी मंगल पांडे, सी बहादुर शाह ज़फ़र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में अलग अलग राजा थे और वो किसी एक छोटे से एरिया के लिए बच गए थे, लेकिन उन सबों ने मिल करके जो अपना एक कायद माना था, जिस तरह से मंगल पांडे ने बैरकपुर में, या झांसी की रानी जिसे लक्ष्मीबाई भी कहते हैं, तो उन सबों ने बहादुर शाह ज़फ़र को ही अपना लीडर माना था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मोहनजोदड़ो का सिंधी ज़बान में क्या माना है? मोहनजोदड़ो का सिंधी ज़बान, सिंधी एक ज़बान है जो कि पाकिस्तान में बोली जाती है, उसके क्या माना है? ऑप्शन ए मरने वालों का टीला, बी मरने वालों की कब्र, सी मरने वालों का बयान। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मरने वालों का टीला। इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो किस मुल्क में स्थित है, तो वो पाकिस्तान में है। हम आगे बढ़ते हैं। अशोका तख्त पर कब बैठा था? या सम्राट अशोक जो कहते हैं वो तख्त पर कब बैठा था या गद्दी पर कब बैठा, राजा कब बना? 268 BC, 260 BC, 278 BC या फिर 280 BC। यहाँ एक वर्ड आप देख रहे हैं BC। ये BC क्या होता है? जब भी हम हिस्ट्री में तारीख़ लिखते हैं तो उनको तारीख़ को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक यीशु मसीह या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले और एक ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले के जो डेट या साल बताए जाते हैं उनमें हम BC लिखते हैं, जिसका होता है बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद वाले के जो डेट में लिखते हैं, जो अभी जो चल रहा है, मीन्स के अभी 2020 चल रहा है, तो इनमें हम क्या लिखते हैं? AD मीन्स अन्नो डोमिनी। यहाँ हम आफ्टर डेथ नहीं लिखेंगे, ये इसका वो कहना मुझे सही गलत होगा, लिखेंगे AD। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता चलो कि तख्त पर कब बैठा था। तो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन ए 268 BC, जो कि अशोका मौर्य दौर का एक राजा था और मौर्य दौर का वो तीसरा राजा था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबा में वाक़ है?
ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या फिर डी मगरबी बंगाल। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए उड़ीसा, कलिंगा उड़ीसा में वाक़ था। ये बहुत ही एक अजीम हुक्मरानों का एक बहुत ही लॉन्ग एरिया कैप्चर किए हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तरबियत और तालीम दी? मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर का नाम बताइए। ऑप्शन ए चाणक्य, बी नंदा, सी मोर और डी मेगस्थनीज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर चाणक्य थे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। मुग़ल सल्तनत किस बादशाह के दौरे हुकूमत से सबसे बड़ी सल्तनत थी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुग़ल हुकूमत की बुनियाद बाबर ने 1526 ईस्वी में डाली थी, पानीपत के युद्ध को जीत करके। तो वो एक बहुत लंबे अरसे तक चला भारत हिंदुस्तान में। तो उनमें से एक दौर ऐसा आया जिसके दौर में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा जगहों पर उनकी सल्तनत हो चुकी थी, उनकी हुक्मरानी बन चुकी थी। तो उस वक्त के कौन से हाकिम थे, कौन से बादशाह थे? ऑप्शन ए अकबर बादशाह, बी बाबर बादशाह, सी शाहजहां या फिर डी औरंगज़ेब। तो इस सवाल का सही जवाब डी औरंगज़ेब बादशाह होगा। यहाँ एक और सवाल बनता है कि अगर पूछा जाए कि किसने सबसे ज़्यादा एरिया को कैप्चर किया, सबसे ज़्यादा जगहों पर किसने फतहयाबी की, तो वो अकबर बादशाह होगा। लेकिन किसके रीज़न में, किसके दौर में सबसे ज़्यादा जगहों पर मुग़लों की हुकूमत थी, तो औरंगज़ेब बादशाह होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। दर्ज झेल हुक्मरानों को तारीख़ी तरतीब यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दें। क्रोनोलॉजी तो आजकल सब बखूबी जान रहे हैं, इसको तो और बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि क्रोनोलॉजी कहते हैं मीन्स स्टेप बाय स्टेप, पहले किसी एक काम को, फिर दूसरे काम को, फिर तीसरे काम को। मैं यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नीचे जो 4 हुक्मरान के नाम दिए गए हुए हैं, ये सब कुतुब शाही डायनेस्टी के हैं, और इनमें से सबसे पहले कौन बादशाह बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, ये सीरीज़ हमें बतानी है। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रज़िया सुल्तान या फिर शमसुद्दीन अल्ततमिश। तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। उस पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुतुबुद्दीन सलेफ डायनेस्टी जो कि 1206 AD 1206 ईस्वी में शुरू हुई थी, उसके जो हुक्मरान थे उनका सीरीज़ क्या था? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया सुल्तान। तो नीचे हमारे अभी हमने जो क्वेश्चन में ऑप्शंस देखे थे उनमें सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 ऑप्शन थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1, आराम शाह 2 और इल्तुतमिश 3, रज़िया सुल्ताना 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आंसर पर आते हैं। जो हमारा PDF है हम उस PDF को देखते हैं। तो इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक पहले था, तो वो तो बिल्कुल पहले पे आ जाएगा। आराम शाह भी दूसरे नंबर पर, 1 और 2 बिल्कुल सीरीज़ में है। तीसरे नंबर पर शमसुद्दीन और चौथे नंबर पर रज़िया सुल्तान। तो इस तरह का ये सीरीज़ इसमें कौन है हम देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है ये इससे सही हो, क्योंकि ए कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 आराम शाह और 4 इल्तुतमिश, 3 रज़िया सुल्ताना। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, जो कि इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। गोलकुंडा किला को किस मुग़ल बादशाह ने फ़तह किया था? गोलकुंडा जो कि अभी हैदराबाद में है, वो एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ताकतवर किला था। उसे किस मुग़ल बादशाह ने फ़तह किया था? अकबर बादशाह, जहांगीर बादशाह, शाहजहां या फिर डी औरंगज़ेब बादशाह। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, औरंगज़ेब बादशाह ने। कब? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा किला को औरंगज़ेब बादशाह ने फ़तह किया था। किसे हरा करके? अबुल हसन कुतुब शाह को हरा करके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सुल्तान महमूद गजनी ने गंधार यानी अफ़गानिस्तान में किस बादशाह को शिकस्त दी थी? ऑप्शन ए राजा जयपाल, बी राजा जयचंद, सी राजा रतन सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राजा जयपाल सिंह। महमूद गजनी ने राजा जयपाल सिंह को अफ़गानिस्तान के गंधार में शिकस्त दी थी। कब? 1001 ईस्वी में। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।